reach a long-term truce in Pakistan. Ceasefire talks. Pakistan. Field Marshal Asim Munir. Field Marshal. I like this man. Pakistan. Pakistan. Thank you very much. आजकल दुनिया में हर तरफ पाकिस्तान के चर्चे हैं। Pakistan. 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 सफारती महाज हो या इलाकाई सियासत, पाकिस्तान हर जगह एक मसालती और कलीदी किरदार अदा कर रहा है। यूं कह लें कि इस वक्त पाकिस्तान ताकतवरों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us. यूं कह लें कि आज पाकिस्तान को हर कोई हाथों हाथ ले रहा है। लेकिन एक मिनट, जहां ये सब जारी है वहीं एक ऐसा महाज भी है जहां पाकिस्तान आज बदतरीन तन्हाई का शिकार है, और वो है हमारी मईशत और डॉलर्स का महाज। जी हाँ, हमें दुनिया प्यार तो दे रही है लेकिन डॉलर्स नहीं। एक तरफ IMF चंद अरब डॉलर्स के लिए हमारी गर्दन मरोड़ रहा है, तो दूसरी तरफ बिरादर इस्लामी ममालिक भी 30 साल पुराने कर्जे वापस मांग रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ है, पाकिस्तान ने UAE का कर्ज वापस करने का फैसला कर लिया है। लेकिन आज का मौजू मैक्रो नहीं बल्कि माइक्रो है, जहां हम आपको बताएंगे कि जब पाकिस्तान को डॉलर्स की शदीद ज़रूरत है और हम कर्ज ले लेकर गुजारा कर रहे हैं, कैसे हमारे पेमेंट सिस्टम में बुनियादी सहूलियात ना होने के बायस हम अपने खुद के कमाए हुए तकरीबन 1 से 2 बिलियन डॉलर्स मुल्क में नहीं ला पाते। कैसे इंटरनेट और स्किल्स होने के बावजूद लाखों नौजवान रोज़ पैसा कमाने के कई मौके गंवा बैठते हैं, और हाँ, कैसे सही रास्ते ना होने के बायस हमारे नौजवान अरबों गंवा बैठते हैं। तैयार हैं? तो फिर आपके लाइक, सब्सक्राइब और पेट्रियन पर सपोर्ट के साथ शुरू करते हैं पाकिस्तान के पेमेंट इको सिस्टम की कहानी। कंटेंट क्रिएटर्स के पास 3 तरीकों से पैसा आता है: मोनेटाइजेशन, स्पॉन्सरशिप्स और फंडिंग। पाकिस्तानी कंटेंट को जो रेट्स मिलते हैं बहुत कम होते हैं, यानी कि 1000 व्यूज पे कोई 200-250 रुपए। ये वीडियो तो आपने देखी ही होगी, लेकिन आज तफसील से बताता हूँ कि फरहान साहब दरअसल कह क्या रहे थे। दरअसल आज अगर आप अच्छा मवाद बनाकर कंटेंट मोनेटाइजेशन से पैसा कमाना चाहें तो कुछ चीज़ें आपको बहुत ही डिसअपॉइंट करेंगी। एक तो आपने सुना ही होगा कि पाकिस्तान में RPM बहुत कम है। आसान अल्फाज में यूँ समझ लें कि अगर एक वीडियो है उसको 1 लाख अमरीकियों ने देखा तो आप 3000 से 11,000 डॉलर तक कमा सकते हैं, लेकिन अगर उसी वीडियो को 1 लाख पाकिस्तानियों ने देखा तो आप 50-100 या बहुत ही अच्छा RPM होने की सूरत में $200 कमा सकते हैं। लेकिन ये तो फिर भी वो चीज़ है कि चलें जिसमें मैं, आप या हमारी हुकूमत कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि ये एडवर्टाइजिंग कॉस्ट पर मुनहसर है। इसलिए अब रफ्तार पेट्रियन पर भी जा रहा है, जहां आप हमारे न्यूज रूम का हिस्सा बन सकते हैं। हर चीज की एक कीमत होती है और सच की भी एक कीमत है, जो रफ्तार पिछले कई सालों से अदा कर रहा है, लेकिन हमें अब आपके साथ की जरूरत है। लेकिन एक मसला ऐसा भी है जो हमें हर्ट भी करता है और जिसमें अगर हुकूमत संजीदगी दिखाए तो मामलात बेहतर भी हो सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान में रहते हुए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक समेत बहुत से प्लेटफॉर्म्स की मोनेटाइजेशन से पैसा कमा ही नहीं सकते। यहाँ अमूमी तौर पर आप सिर्फ यूट्यूब मोनेटाइजेशन से ही पैसा कमा सकते हैं। दीगर प्लेटफॉर्म्स की मोनेटाइजेशन के लिए आपको दुबई, UK, USA या फिर इवन हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया जाना होगा। मैंने एक बार अपने एक दोस्त की स्टोरी शेयर की थी, वो अमेरिकी हैं और वो क्रिएटर भी नहीं है। इंस्टाग्राम ने बीच में मोनेटाइजेशन का शुरू किया था एज अ टेस्टिंग, और वो आदमी क्रिएटर भी नहीं है और वो हर महीने 2,500 से 3,000 डॉलर कमा रहा था। वो क्या करता है, न्यूयॉर्क में ऐसे फिरता रहता है, थोड़ी थोड़ी वीडियो बना के डाल दी। तो हम तो यहाँ पे लाखों, और कुछ तो क्रिएटर्स हैं उनकी तो माशाल्लाह हर वीडियो मिलियन पे होती है। वी आर मिसिंग आउट ऑन टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स ओनली बिकॉज हम यहाँ रहते हैं। वैसे शायद आप सोच रहे हों कि ठीक है भाई, ये सब नहीं है, लेकिन इसमें भी हमारा यानी हुकूमत का क्या कसूर है? ये तो उन कंपनी की मर्जी है ना। लेकिन आपको बताएं कि यही तो मामला दिलचस्प होता है। वैसे तो ये प्लेटफॉर्म्स अमूमन इस मामले पर अवामी सतह पर बात नहीं करते, लेकिन स्नैपचैट ने एक जगह बता ही दिया कि आखिर कुछ ममालिक में कंटेंट मोनेटाइजेशन क्यों दस्तयाब नहीं। स्नैपचैट के मुताबिक पे आउट की अहलियत का इन्हिसार उस मुल्क के मकामी कानूनी, टैक्स और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर होता है। यानी जब तक हमारा अपना फाइनेंशियल सिस्टम उनके मयार के मुताबिक नहीं होगा, ये दरवाजे बंद ही रहेंगे। चलें, इस पर तो फिर भी बहस हो सकती है और कहीं ना कहीं हुकूमत को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है कि बेचारे क्या ही करें।
ये तो बड़े इदारों की अपनी चॉइस है ना। लेकिन अब आपको डॉलर्स के लिए कर्ज लेने वाले अपने वतन अजीज में एक ऐसा चैप्टर दिखाते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में कितने फ्रीलांसर्स हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में 23,70,000 से ज्यादा फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं। आपको पता है ये नंबर, जो कि भी माहिरीन के मुताबिक असल तादाद से बहुत कम है, उसके मुताबिक कितने डॉलर्स पाकिस्तान में आने चाहिए? साल का 2-3 अरब डॉलर बनता है। लेकिन क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में दरअसल डॉलर्स आते कितने हैं? अब इस साल एक आएगा। क्यों, यही सोच रहे हैं ना? आइए आसान कर देते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि पाकिस्तान में फ्रीलांसर के पास पैसा बाहर से लाने के क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली एक फ्रीलांसर जब किसी मार्केट प्लेस पर जाता है तो अपने पैसे निकालने के लिए जो सबसे मुफीद ऑप्शन समझे जाते हैं, यानी पेपाल, स्ट्राइप, वो तो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं। यानी पहले तो हमारा फ्रीलांसर बहुत से मौके ही गवा बैठता है, बहुत से क्लाइंट तक तो पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म से पैसे लेने का यहाँ ऑप्शन ही मौजूद नहीं। लेकिन फिर भी जो ऑप्शन मौजूद भी है, यानी पेयोनीर वगैरह, जानते हैं वो कितना रेंट पहुंचाते हैं? अगर $100 उन्होंने कमाया है तो मैं आपको अगर अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट बताऊं, जो पाकिस्तान में आता है वो $74 आता है। $100 कमाया, अगर एग्जांपल दे रहा हूं, तो $74 बचता है। क्यों? क्योंकि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, वो इसमें अपना 20% डिडक्ट करेगा जिससे आपने कमाया है, जिसने आपको क्लाइंट दिया है। फिर उसके बाद से जब वहाँ से आपकी डिडक्शन हो गई तो फिर आप जिस इदारे में वो पेमेंट गिराएंगे जो कि पाकिस्तान लाने में मदद देगा, फिर वो अपने $3 काटेगा। फिर वहाँ से आपकी जब डिडक्शन हुई तो आपने कहा जी पाकिस्तानी बैंक में मैं गिराता हूँ ताकि मैं वहाँ से अपने खर्चे निकालूँ, सैलरीज दूँ, सिस्टम पे लगाऊँ, इंटरनेट के पैसे दूँ, घर में पैसे दूँ, तो आपके एक्सचेंज रेट आपको बिल्कुल ही डिफरेंट मिलेगा। जहाँ 280 का एक्सचेंज रेट होगा, आपको 273 मिलेगा, 274 मिलेगा। वैसे ये ऑप्शंस पाकिस्तान में क्यों नहीं आते, ये भी बड़ी दिलचस्प बहस है। इसमें पाकिस्तान की हुकूमत की कोई गलती नहीं। मैंने खुद हुकूमत से, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ मीटिंग्स की हैं, उनसे पूछा है और उन्होंने बहुत सी दफ़ा इस कंपनी के साथ रब्ता किया है, लेकिन वो कंपनी नहीं आना चाहती। पुरानी बात बता रहा हूँ, और उसने कोई फंड, मतलब उसने कोई इन्वेस्टमेंट कहा किसी को कि आप करें और हम आपके यहाँ लॉन्च करते हैं। तो जैसे अब ये बात ओपनली हम नहीं कह सकते, किसी ने उससे कहा कि हैं ये तो हम उल्टा है, यहाँ तो हम लेते देने के बजाय। जबकि इस सब की खुद साबिक फाइनेंस मिनिस्टर ने जो वजह बताई है वो तो इंतहाई तकलीफदेह है। जब मैं इन्वेस्टमेंट वज़ीर था तो मैंने कोशिश की थी पेपैल को लाने में, और बाद में हमारे स्टेट बैंक के भी मसले होते हैं, हमको क्रेडिट कार्ड के अंदर भी पैसे देते हैं हम लोग, कभी कभार देर कर देते हैं। ये पेमेंट के प्लेटफॉर्म्स को पैसे पाकिस्तान आने में भी मुश्किल, कभी कभी वो घबराहट होती है, कभी कभी हमारे स्टेट बैंक को भी उनको लाने में भी डर लगता है कि और प्लेटफॉर्म्स खोल देंगे, लड़के यहाँ बैठे बैठे पेपैल से चीज़ें ख़रीदते रहेंगे, अमेज़ॉन में चीज़ें ख़रीदते रहेंगे तो पैसे चले जाएंगे। लेकिन जो असल मसला है ना पाकिस्तान में, जिसकी वजह से हमारी मईशत जो है वो पीछे भी रहती है दुनिया से, वो टेररिज्म का मसला है पाकिस्तान में। जिस दिन आप पाकिस्तान में टेररिज्म को सॉल्व कर देंगे और दुनिया के पाकिस्तान में टूरिस्ट आना शुरू हो जाएंगे, दुनिया के लोग पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएंगे, कस्टमर्स आना शुरू हो जाएंगे, बिजनेसेस आना शुरू हो जाएंगे, तो सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। अब वजह जो भी हो, इन ऑप्शंस का ना होना और इतनी डिडक्शन के बाद पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स ने मुल्क में पैसा लाना ही छोड़ दिया, सिवाय उतने जितने में बस ज़रूरत पूरी हो जाए। और यूं पाकिस्तान को माहिरीन के मुताबिक कम अज़ कम भी सालाना $2 अरब का नुकसान होता है। लेकिन आपको बताऊं कि पाकिस्तानी पेमेंट सिस्टम के मुतासिरीन में सिर्फ फ्रीलांसर्स ही नहीं आते। 44 लाख पाकिस्तानी हैं यूएई एंड सऊदीया में। कम से कम सैलरी क्या होगी? 2000 दिरहम, $2.5 अरब हर महीने पाकिस्तान आना चाहिए। ये वो पाकिस्तानी है जिन्होंने अपने पैसे पाकिस्तान भेजने में, लेबर की बात कर रहा हूँ। आता कितना है? 800 मिलियन, 900 मिलियन, 2 अरब, 1 अरब भी नहीं पूरा हर महीने। इसलिए कि कोई रेगुलर लीगल चैनल नहीं है उनके पास, हुंडिया वाला होता है। क्यों नहीं है? ये तो बैंक से ट्रांसफर नहीं होता। इनके बैंक अकाउंट्स नहीं है। यूएई में या सऊदीया में अगर आप 3000 दिरहम अपने बैंक अकाउंट में मेंटेन नहीं करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा। इसमें भी पाकिस्तान गवर्नमेंट का क्या कसूर है? ये तो उस पर्टिकुलर मुल्क का कानून ये है। और उनके तो दुबई में ये 4 पाकिस्तानी बैंक हैं, क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं खोलते बैंक अकाउंट? हमारे पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट क्यों नहीं खोलते? खोले ना, मेहनत करनी पड़ती है ना, काम करना पड़ता है।
44 लाख अकाउंट खोलने के लिए काम करना पड़ेगा। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जो हमारा एक क्लाइंट है जो हमें मंथली पे करता है, उसके साथ हमें चैलेंज क्या आता है कि उसने रेमिटेंस भेज दी, उसने हमें स्क्रीनशॉट भी भेज दिया, ट्रांजैक्शन रेफरेंस भी भेज दिया, सब। एट टाइम्स इट टेक्स अस 12 to 13 days टू रियलाइज दैट रेमिटेंस इन पाकिस्तान। अब उसमें मसला सिर्फ ये नहीं है कि 12 से 13 दिन लग रहे हैं, मसला ये कि जो एक एक्सपीरियंस है ना वो इतना पेनफुल है, क्योंकि उसने तो रेमिटेंस दे दी, उसने ट्रांजैक्शन की डिटेल्स भी दे दी, अब आप बैंक पे यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। नॉर्मली एक इंटरमीडियरी बैंक इन्वॉल्व होता है, डायरेक्ट बैंक में आती ही नहीं है। अब आप अपने प्राइमरी बैंक से बोलें, उसमें 3-4 बैंक हैं जिनके साथ हम बैंकिंग करते हैं, उसमें एक ही मसला है, इंटरमीडियरी ने अभी तक डिटेल्स नहीं दी, इंटरमीडियरी ने डिटेल नहीं दी। अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि यहाँ भी हमारे दुख ख़त्म नहीं हुए, बल्कि पेमेंट सिस्टम की ये ख़राबी हम हर रोज़ अपने बुनियादी कामों में भी महसूस करते हैं। कोई एयरलाइन की टिकट ख़रीदनी हो, बैरून मुल्क होटल बुक कराना हो या इंटरनेट की कोई आम सी सब्सक्रिप्शन लेनी हो, अव्वल तो पाकिस्तान में एप्पल पे, सैमसंग पे जैसी सहूलियात ही दस्तयाब नहीं, और अगर फिर अपने मकामी बैंक कार्ड से कोई बैनुल अक़वामी अदायगी कर भी लें तो आपको भारी टैक्सेस और इजाफी कटौतियों का सामना करना पड़ता है। अब आपके दिमाग में भी एक सवाल आ रहा होगा कि मसला और उससे होने वाला नुकसान तो समझ में आ गया, लेकिन इस सब का हल क्या है ना? चलिए कोई बात नहीं, आज समझ ही लेते हैं कि आखिर ये पेमेंट सिस्टम इतना प्रॉब्लमेटिक है क्यों। आज से 50-60 साल पहले पेमेंट का निज़ाम इंतहाई सुस्त और थका देने वाला था, जब ट्रांजैक्शंस टेलिक्स के जरिए होती थी। ये दरअसल एक टाइपराइटर जैसी मशीन होती थी जो टेलीफोन लाइन के जरिए जुड़ी होती थी। इसके जरिए एक बैंक से दूसरे बैंक असल रकम भेजने के बजाय पेमेंट इंस्ट्रक्शन भेजी जाती थी कि इस बंदे की इतनी पेमेंट हमने लिख ली है जो हमने आपको ट्रांसफर कर दी है, अगर ये बंदा मांगे तो आप इसे दे सकते हैं। Yes, madam, the funds are transferable. Here is your withdrawal. Thank you very much. ये काम इतना मैनुअल होता था कि सिटी बैंक लंदन जैसे बड़े बैंकों में भी ये हिदायत कागज पर लिखकर एयर पाइप के जरिए एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भेजी जाती थी। और खुदा न खास्ता पाइप लाइनों में अगर कचरा फंस जाए तो चिमनी साफ करने वाले वर्कर्स की मदद ली जाती थी, और जब तक पूरे खित्ते की पेमेंट रुकी रहती थी। इस दौर में एक मुल्क से दूसरे मुल्क पेमेंट भेजने में कई दिन लग जाते थे, जबकि गलती का इम्कान भी बहुत ज़्यादा होता था। इस सब से निपटने के लिए सर 1973 में स्विफ्ट का निज़ाम मुतारिफ कराया गया। इसका मकसद दुनिया भर के बैंकों को एक स्टैंडर्ड ज़बान में जोड़ना था। बज़ाहिरी निज़ाम बेल्जियम में था, लेकिन इसका दिल यानी डेटा सेंटर अमेरिका की रियासत नॉर्दर्न वर्जीनिया में धड़क रहा था। अमेरिका ने ये निज़ाम बज़ाहिर ग्लोबलाइजेशन और तिजारत की आसानी के लिए बनाया, लेकिन माहिरीन के मुताबिक इसके पीछे एक चाल छुपी थी। अमेरिका चाहता था कि दुनिया में जितनी भी डॉलर में ट्रांजैक्शन होती हैं वो घूम फिर कर अमेरिका के हेडक्वार्टर से गुजरे। यूं अमेरिका ने पूरी दुनिया के पैसों के रास्ते पर अपने चोक पॉइंट्स बना लिए। यानी अगर कराची का बैंक लंदन के किसी बैंक को डॉलर भेजना चाहता है तो वो सीधा नहीं जा सकता, उस पैगाम को पहले अमेरिका जाना होगा, वहाँ से क्लियरेंस लेनी होगी, फिर जाकर ही वो अपनी मंजिल तक पहुँचेगा। यूं कह लें कि इस निज़ाम के ज़रिए अमेरिका ने एक अंडरग्राउंड एम्पायर कायम कर ली। 9/11 हमलों के बाद जब अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने का मौका मिला तो उसने इसी पेमेंट सिस्टम को बतौर हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसे पता चल गया कि टैंकों और जहाज़ों से ज़्यादा ताकत इन पेमेंट गेटवेज में है। वो जब चाहता किसी भी मुल्क का स्विच ऑफ कर देता और वो मुल्क आलमी मईशत से कट कर तनहा रह जाता। लेकिन फिर यही सेंट्रलाइज्ड ताकत एक बड़े हादसे का पेश खैमा साबित हुई। Major sectors of America's financial system are at risk of shutting down. 2008 में जब अमेरिकी बैंकों की लालच की वजह से आलमी मालियाती बहरान आया तो दुनिया दंग रह गई। चंद हाथों में मौजूद इस बेपनाह ताकत ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को डुबो कर रख दिया। लोग बेरोजगार हो रहे थे, घर छीने जा रहे थे, और तब पहली बार लोगों को एहसास हुआ कि हम इस निज़ाम में अब बुरी तरह जकड़ चुके हैं और हमें एक नए निज़ाम की ज़रूरत है। और फिर दुनिया ने देखा कि इसी अंधेरे से एक ऐसी बगावत ने जन्म लिया जिसने पैसे की तारीफ ही बदल कर रख दी। जिस वक्त दुनिया के बड़े बैंक डूब रहे थे, एन उसी दिन यानी 31 अक्टूबर 2008 को सतोशी नाकामोटो नामी एक पुरस्रार शख्स ने इंटरनेट पर एक वाइट पेपर यानी मंशूर जारी किया। इसने बताया कि मसला सिर्फ बैंकों की लालच नहीं, बल्कि ये है कि सारी ताकत चंद हाथों में कैद है
और यही सेंट्रलाइजेशन सबसे बड़ी कमजोरी है। साथ ही फिर इसने एक ऐसे निज़ाम की बुनियाद रखी जिसे हम आज ब्लॉकचेन कहते हैं। सादा लफ्ज़ों में यूँ समझें कि ब्लॉकचेन एक ऐसा डिजिटल रजिस्टर या खाता है जिसे दुनिया का हर इंसान देख सकता है, लेकिन कोई एक मुल्क, हुकूमत या बैंक इसे अपनी मर्जी से बंद नहीं कर सकता और ना ही इसमें लिखी हुई किसी भी ट्रांजैक्शन को बदल सकता है। और हाँ, ये रजिस्टर किसी एक दफ्तर या सर्वर में नहीं, बल्कि दुनिया भर के लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स में एक साथ मौजूद है। ये कोई सादा सी इजाद नहीं थी, बल्कि एक आम आदमी के उन बुनियादी मसाइल का हल था जिन्हें हमारा बैंकिंग सिस्टम हल करने में नाकाम रहा था। आज ब्लॉकचेन की बदौलत वही मजदूर जिसका दुबई में अकाउंट नहीं खुलता, वो अब किसी बैंक मैनेजर की मिन्नत करे बगैर सिर्फ एक मोबाइल ऐप के जरिए अपनी सैलरी डिजिटल डॉलर्स में वसूल कर सकता है। वो अब हुंडी हवाले के चक्कर में पड़े बगैर महज 3 मिनट के अंदर और 1 सेंट से भी कम फीस पर वही पैसा पाकिस्तान में पहुंचा सकता है। यही हाल उन आईटी बिजनेस ओनर्स का है जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेल्स करते हैं। पहले उन्हें अपनी एक एक ट्रांजैक्शन के लिए इंटरमीडिएट बैंकों के रहमो करम पर रहना पड़ता था और कभी 5-6 तो कभी 10 से 12 दिन तक अपनी ही रकम का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब ब्लॉकचेन की मदद से वो बगैर किसी बैंक की मुदाखलत और बगैर किसी हफ्तों के इंतजार के डायरेक्ट अपने पास क्रिप्टो की शक्ल में पैसा मंगवा सकते हैं। और मज़े की बात बताऊं, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ पैसे ट्रांसफ़र करने का ही जरिया नहीं, बल्कि इसकी बदौलत आप पैसा भी कमा सकते हैं, और वो भी खूब सारा। और ये भी कुछ नहीं, इससे तो एक ख़तरनाक मगर दिल फरेब इंडस्ट्री की भी बुनियाद पड़ी है जिसकी कोई ना कोई शक्ल आपने लाजमी देखी होगी। इनसाइड इनकम जनरेट होगी, फिर ही यशियां होंगी ना। तो बायनोमो एक ग्लोबल ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। बिनोमो पर आप ट्रेडिंग करके 90% तक का प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। आप सबको ट्रेडिंग करके दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से पैसे अर्न कर सकते हैं। क्रिप्टो से पैसा कमाने और गंवाने पर हम अगली डॉक्यूमेंट्री में बात करेंगे। अभी हम वापस अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि एक इंतहाई ख़तरनाक मोड़ पर दाखिल होने लगा है। पाकिस्तान का गम यह है कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो की ये लहर भी हमारी सरहदों पर आकर दम तोड़ने लगी है। कैसे? अभी समझाता हूँ। पैसे का सबसे बड़ा यूज़ केस क्या है कि इसके ज़रिए आप गुड्स और सर्विसेज खरीद सकते हैं। अगर आपके पास $1 लाख हो लेकिन इससे आप कुछ खरीद ना सकें तो फिर इन डॉलर्स का क्या फ़ायदा? अव्वल तो बड़े बड़े डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में ऑपरेट ही नहीं करते, और जो ऑपरेट करते हैं वो भी अपनी प्रोडक्ट्स का सबसे सादा खुशबू वर्जन पाकिस्तान में लॉन्च करते हैं। आप बाहर से मंगवाए डॉलर्स अपने वॉलेट में देखकर खुश तो हो सकते हैं, लेकिन इन्हें खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि ये वॉलेट्स पाकिस्तानियों को डेबिट कार्ड्स जैसी फैसिलिटी नहीं देते। A lot of companies hesitate to enter Pakistan because, yes, it is a lot more operationally demanding than you might realize. The harder features like you're talking about, like debit cards, that requires deeper integration, more compliance work. It's the same kind of cost-benefit analysis where Pakistan for them is an auxiliary market and they don't want to invest the time to build out their whole stack from the ground up for them. So we spent the time setting up the card to allow you to spend that locally or online where people struggle to make online payments. We worked on getting one of the first off-ramps into the country so that the money that you've earned or the money that you have in USDT, you can actually have as PKR in your bank account. And we'll continue to work to that. Eventually, I want it to be such that you can pay for your bills with the crypto that you have in your wallet. अच्छी खबर यह है कि हालिया अरसे में इस महाज पर बेहतरी आई है। जुलाई 2025 में पाकिस्तान ने बाकायदा वर्चुअल असासों का बिल मंजूर किया और पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के नाम से एक इदारा भी कायम किया। आप सबको मुबारकबाद। आज पाकिस्तान ने अपनी तारीख में पहली मर्तबा ग्लोबल एक्सचेंजेस के लिए एक रेगुलेटेड, ट्रांसपेरेंट और ग्लोबली कंप्लायंट रास्ता खोला। माहिरीन की जानिब से इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि अब सहूलियात में इजाफा ही होगा। अच्छा हाँ, एक अहम बात, ये ख्याल आपने लाजमी रखना है कि मार्केट में डिजिटल सॉल्यूशंस फराहम करने वाले अब आपको सैकड़ों ऑप्शंस नजर आएंगे, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई इनके हवाले करने से पहले एक मर्तबा ये ज़रूर देख लीजिएगा कि इनमें कोई ये रेड फ्लैग्स तो नहीं। For any platform, if things sound too good to be true and there's no clear explanation, that's usually a red flag. If they claim that you can make a lot of money or earn a lot of returns, but you don't know where that's coming from, that's a huge red flag. Or that they say your money is safe, but you can't even know where the bank that's holding your money is, that's a red flag. So that's why we're very clear about
here is who you're banking with. This is your bank account. This is very clearly the fees that are being charged by them. We're not pretending that it's too good to be true. We're showing you what it actually is. Us being a US company serving Pakistanis is a big deal. That is a lot of compliance work. The compliance regime in the US is very strict, particularly towards companies that are serving users in areas like South Asia. So it's not a joke. It's a lot of work. We have to prove a lot to the bank partners we work with. We have to build out a really strong compliance program. We have to get a money services business license. दुनिया में एक शहर था जिसे बार बार जीता गया, लेकिन कोई ज्यादा अरसे तक उसे अपना रख ना सका। इस शहर का नाम था कुस्तुनतुनिया। 1453 में मोहम्मद अल फातेह ने जब इसे फतह किया तो उसने एक मुनफरिद काम किया। वहाँ के ताजरों को जो उसके खिलाफ लड़े थे वापस बुलाया और कहा, तुम्हारा कारोबार, तुम्हारी जंग सब महफूज है, यहीं रहो और सुकून से अपना काम करते रहो। अब उसने ये क्यों किया? उसका मानना था कि शहर की दीवारें तो उसके पास हैं, लेकिन शहर की असल ताकत उन ताजरों के हाथ में है। और फिर सबने देखा कि ये शहर फिर सल्तनत उस्मानिया के पास 500 साल तक रहा। लेकिन फिर आने वाले हुक्मरानों ने वही गलती की जो आज हम कर रहे हैं। अपने मालियाती निज़ाम का कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता गैरों के हाथों में जाने दिया। फौज वही रही, ज़मीन वही रही, लेकिन पैसे का रास्ता किसी और के पास चला गया। और फिर देखते ही देखते 500 साल से ज़ायद का राज ख़त्म हो गया। आज हमारे सामने भी दो रास्ते हैं, या तो अपनी अस्करी ताकत के बलबूते पर दोस्त ममालिक से डॉलर्स मांगते रहें, या फिर मोहम्मद अल फातेह वाली सोच अपनाएं। अपने लोगों को रास्ता दें, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर दें और मुआशी तौर पर बेहतर होकर असल खुद मुख्तारी महसूस करें।